नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 54वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भारत में जो गवर्नर जनरल आए एवं वायसराय आए, जिनके समय पर जो उनके परिवर्तन संबंधी जो भी कार्य किए गए, उनके बारे में आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि यूरोप से कई शक्तियां भारत आना प्रारंभ करती हैं। इन शक्तियों में जो पुर्तगाल होता है वह गोवा क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इसके बाद हम अंग्रेज़ों की बात करें तो यह भी भारत के एक बड़े क्षेत्र पर, बंगाल क्षेत्र हुआ और अन्य क्षेत्रों पर यह अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। साथ ही फ्रांसीसी यहाँ पर आते हैं। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज़ों के बीच के जो डिस्प्यूट हैं उनको हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के मध्य डिस्प्यूट हुए। राजाओं को कठपुतली शासक बनाकर यह शासन किया करते थे। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में हम देखते हैं कि निर्णायक रूप से ब्रिटिश शासन की जीत होती है और फ्रांसीसी शासन का यहाँ से अंत हो जाता है। ब्रिटिश शासन की जो जीत होती है, इसके उपरांत इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं चलाना प्रारंभ किया और यह कंपनी के द्वारा अपने एक एक गवर्नर के माध्यम से यहाँ पर परिवर्तन लाते गए और यह परिवर्तन आखिरकार में हम देखते हैं कि जो अंतिम गवर्नर होते हैं, जो कंपनी के गवर्नर होते हैं, वह होते हैं वारन हेस्टिंग्स और कंपनी के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा, जो कि भारतीय क्षेत्र है, इनके द्वारा अंतिम गवर्नर होने के कारण इनके द्वारा भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की समाप्ति की जाती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कंपनी एवं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के गवर्नर जो कि सर्वप्रथम गवर्नर थे वह थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कंपनी के सबसे पहले गवर्नर हुआ करते थे। और हम कंपनी के गवर्नर में देखें तो वारन हेस्टिंग्स हैं, वह कंपनी के अंतिम गवर्नर हुआ करते थे। 1857 की क्रांति होती है। भारतीय जनमानस में जो आक्रोश होता है उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की जो महारानी होती है उनके द्वारा सत्ता को अपने हाथ में ले लिया जाता है और कहा जाता है कि भारत में अब कोई भी कंपनी रूल नहीं करेगी, कंपनी सीधे ब्रिटेन से किया जाएगा और महारानी के अंतर्गत जो यहाँ के महाराजा या महारानी होते हैं उनके अंतर्गत ही भारत का उपनिवेश आएगा। और हम देखते हैं कि जो वारन हेस्टिंग्स जो कि अंतिम गवर्नर होते हैं, उन्हीं को कंपनी का गवर्नर जनरल बनाकर, जो इनका जो नाम चेंज कर इन्हीं के लिए वारन हेस्टिंग्स के लिए कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और अंतिम रूप से हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल का पद अंत तक भारत में रहता है, उसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। सर्वप्रथम जो भारत के वायसराय हुआ वह लॉर्ड कैनिंग हुआ। और हम देखते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे सी राजगोपालाचार्य। परतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। हम देखते हैं कि परतंत्र भारत के समय जो अंग्रेज जो गवर्नर हुआ करते थे वह लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो सीधे तौर पर भारत का गवर्नर नहीं बनाया गया। इस समय पर जो साम्राज्य की व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार जो कि देसी रियासतें थी, उनके लिए जो भारत में शामिल किया जा रहा था, अतः इसके लिए शिक्षित व जो पूर्व से शासन कर रहे या जो आधिपत्य चला रहे शासक होते थे, जो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके लिए ही जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे एवं जब यह भारत से इन्होंने अपना पद त्यागा तो सी राजगोपालाचार्य के लिए यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचार्य होते हैं। हम देखते हैं अब हम एक के बाद एक जो भी गवर्नर आए उनके नाम तथा उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इनके बारे में फैक्ट दिए गए हैं, इन फैक्टों को आप अध्ययन करते जाइए। एक से दो या तीन बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे जो नाम हैं और इनके कार्य याद हो जाएंगे। और
इसके अलावा जो भी इस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं रहीं उनके बारे में मैं अपने जो बेसिक नॉलेज है उसके अनुसार बताता रहूँगा आपको। और आइए देखते हैं आज के अध्ययन में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि भारत आए। हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत, यानी जो डायरची कहा जाता है, उसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में जो तीनों सेनाएं सराज नवाब शुजाउद्दौला और अवध के नवाब हुआ करते थे, और मुगल बादशाह शाह आलम, बंगाल के शासक तीनों मिलकर यह जो युद्ध लड़ते हैं। बक्सर के युद्ध में यह पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि की जाती है, वह इन्हीं के समय पर की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जब 1764 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, इसके बाद इन्होंने डायरची यानी द्वैत शासन की व्यवस्था की। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। इसने राजस्व विभाग की स्थापना की थी। राजस्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर की गई थी। राजस्व विभाग में राज्य से संबंधित जो भी टैक्सेस वगैरह उगाए जाते हैं, जो भी जमीनों के कर वगैरह होते थे, उनसे संबंधित जानकारी को रखा जाता था। 1772 ईस्वी का समय होता है जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला प्रशासन के लिए जिलाधिकारी या कलेक्टर पद को सृजित किया था। कलेक्टर पद जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं, इसके लिए 1772 में ही प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला प्रशासन के लिए जिलाधिकारी या कलेक्टर पद को सृजित किया था। 1935 में IAS की शुरुआत हुई। इससे पहले ICS इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। हम देखते हैं कि 1735 में IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की शुरुआत हुई और इसे ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विस में जो प्रथम भारतीय चुने गए वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप इस फैक्ट को याद रखते हैं कि जो प्रथम ICS बने वह सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। इसी के समय यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्हीं के समय विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह विलियम जोन्स के द्वारा की गई। और समय काल आप याद रखिए कि 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ जानकारियाँ हम जानने का प्रयास करते हैं। इनके समय सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा का गठन किया गया। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। आप इनको याद रखने का प्रयास कीजिए कि कॉर्नवालिस के लिए सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है, इसलिए कॉर्नवालिस के लिए सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। फैक्ट हम देख चुके हैं। इसने 1993 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था भू राजस्व के लिए लागू की। हम देखते हैं कि जब भारत में इनों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वह लागू की गई थी, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब लागू करने के बाद जो कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन से दबाव बनाया जाए कि जो भी अव्यवस्थित रूप से करों की उगाही की जा रही थी उनको व्यवस्थित रूप से उगाने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कीजिए, यानी भारत में कुछ स्थायी बंदोबस्त कीजिए कर को उगाने के लिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को के लिए कार्य किया गया। इनके लिए कॉर्नवालिस के लिए आदेश दिए गए, जो कि सिविल सेवा के जनक कहे जाते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे, चूँकि इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की थी। अतः ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर प्रेशर डाला गया कि आप स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कीजिए। स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति हैदराबाद के निज़ाम थे। हैदराबाद के निज़ाम द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया, और इसके पीछे कारण क्या था? बहुत ही बड़े क्षेत्र पर इनका जो अधिकार था हैदराबाद के निज़ाम मौजूद हुआ करते थे। आज भी इनकी संपत्ति अरबों में है। लगभग माना जाता है कि इनके पास इनके अंतर्गत जो जितनी लैंड या ज़मीन आती थी वह जो हिस्सा था वह ब्रिटेन के संपूर्ण हिस्से से भी अधिक हुआ करता था।
अतः इस समय पर इन्होंने यह व्यवस्था लागू की। इसका कुछ भाग निजाम के खाते में जाता था और कुछ भाग अंग्रेजी शासन के लिए उगाया जाता था। इसके समय में जिले के सभी अधिकारों को कलेक्टर को सौंप दिया गया था। जितने भी जिले के जो अधिकारी होते थे वह सब कलेक्टर के अधीन रहकर कार्य किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली जो कि भारत में गवर्नर बनकर आए, इनके बारे में हम देखते हैं। वेलेजली सहायक संधि की पद्धति शुरू की। सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने जो कि भारतीय रियासतें थी उनको अपने अधीन करने या अपनी अधीनता में इनके जो टैक्स वसूलने के लिए, इनको अपने अधीन करने के लिए नीति बनाई। इसलिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां बहुत ही प्रमुख हैं। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि की नीति फ्रांसीसी नेता डुप्ले ने बनाई थी। जो फ्रांसीसी नेता डुप्ले था, जो सेनापति था, उसके द्वारा सहायक संधि की नीति बनाई गई। इसका अनुपालन लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया तथा सहायक संधि की शुरुआत करने का श्रेय इसको दिया जाता है। इसी के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय काल में की गई थी? तो वह की गई थी लॉर्ड वेलेजली के समय काल में, जहां सिविल सेवा में भर्ती हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, वहां पर जो कि सिविल सेवा परीक्षा में जो व्यक्ति प्रशिक्षित सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो तैयारी की जाती थी, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ करती थी। जो कि आज के समय पे जो कि शिमला मसूरी में इसकी तैयारी होती है और इसी प्रकार की तैयारी इस समय पर फोर्ट विलियम में हुआ करती थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ नहीं हैं। अतः हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग, इनके समय 1822 ईस्वी में, इनका जो समय था वह 1822 ईस्वी के लगभग था। टेनेसी एक्ट पारित किया गया। टेनेसी एक्ट से तात्पर्य इस समय पर जो मालवारी व्यवस्था चली आ रही थी, जो कि बंगाल में काश्तकारी से संबंधित नियमों के बारे में जो प्रावधान किए गए थे, उसे टेनेसी एक्ट के अंतर्गत कहा जाता था या उनको माना जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखते हैं। यह प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय पर यह गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसी के समय लॉर्ड मैकाले भारत आया। इसकी अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा को जो इम्प्लीमेंट करने का श्रेय दिया जाता है वह लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले की जो सिफारिशों के अनुसार अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसी के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध एक्ट पारित किया गया, जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी माना गया। विलियम बेंटिक के ये सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिए जाते हैं कि सती प्रथा निरोध एक्ट किसके समय में आया था? तो वह आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, जो कि 1829 के समय में था। और हम देखते हैं कि जो भी इनकी जो नीतियाँ थी विलियम बेंटिक की और समाज में जो सुधार किए जा रहे थे वह भारतीय जनमानस पर उल्टा प्रभाव डालते थे। सती प्रथा जो कि सालों से चली आ रही प्रथा थी, इसके प्रति कई लोगों के विचार अंग्रेजों के प्रति गुण हुए एवं कई जो समाज सुधार से पूर्ण व्यक्ति थे, जिनमें हम राजा राम मोहन राय के बारे में देख सकते हैं कि वह इनके पक्षधर थे एवं अनेक जनमानस के लोग इनके प्रति विरोधाभास की भावना रख रहे थे। हम देखते हैं कि 1829 के समय सती प्रथा का निषेध इन्हीं के समय पर किया गया, जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया। इस कार्य के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की मदद दी, जो कि भारतीय हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय इनकी सहायता करते हैं और सती प्रथा को के अंत कराने के लिए यह प्रयास कर रहे थे। शिशु हत्या, ठगी प्रथा, नरबली तथा इस प्रकार की समस्याओं पर इन्होंने रोक लगाई थी, जिनमें शिशु प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली तथा इसी प्रकार जिस प्रकार की रोक जो कि सती प्रथा के लिए लगाई गई थी, उसी प्रकार की व्यवस्था इन सभी कुप्रथाओं के लिए इन्होंने चलाई थी।
इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स मैटकॉक। चार्ल्स मैटकॉक, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जब चार्ल्स मैटकॉक भारत आए तो इन्होंने भारत में जो भारतीय प्रेसों पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उन प्रतिबंधों को हटाकर इनको अपनी बात खुलकर सामने रखने या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की आलोचना करने के लिए उनके लिए मुक्त कर दिया कि किसी भी प्रकार की बात को वह समाज में रख सकते हैं। चार्ल्स मैटकॉक के लिए इनके लिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, इसने हड़प नीति का सिद्धांत बनाया और हम देख सकते हैं इस सिद्धांत को व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवगत का सिद्धांत किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है हड़प नीति के सिद्धांत को। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई एवं ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी का समय होता है, जिस समय में जो कि हम देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो कि झांसी हुआ करता था, झांसी क्षेत्र के लिए इन्होंने हड़प की नीति बनाई थी और एक एक्ट लाया गया था जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहते हैं, जिसमें यदि किसी राजा की स्वयं की संतान नहीं होती थी तो उसके राज के लिए वह अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था या उसके अधीन हो जाता था। इस प्रकार जो महारानी होती हैं, इनके यहाँ पर जो संतान होती है उनकी मृत्यु हो जाती है या यह निसंतान हो जाती हैं। इस कारण इनके राजकाज के लिए यह भारतीय क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करते हैं और लॉर्ड डलहौजी और इनकी सेनाओं के बीच युद्ध होते हैं। और हम देख सकते हैं कि इसी समय पर जो लॉर्ड डलहौजी का समय था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई एवं ठाणे के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी रखा गया था। जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन दो भाइयों ने रेल की पटरी बिछाई थी। जो भारतीय क्षेत्र में रेल की पटरी बिछाने का कार्य दो भाइयों के लिए दिया गया था, जिनका नाम जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन था। हम देखते हैं कि जो लाहौर क्षेत्र में, जो पाकिस्तान लाहौर का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र पर जब यह जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन रेल की पटरियों से संबंधित कार्य कर रहे थे, इस कार्य में इन्हें हड़प्पा के कुछ क्षेत्रों की, हड़प्पा के जो प्राचीन क्षेत्र हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी के समय भारत में पहली बार डाक टिकटों की शुरुआत हुई थी। जो लॉर्ड डलहौजी का समय होता है, इसी के समय ही डाक टिकटों की शुरुआत की गई थी। इसी के समय भारत में पहली बार PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। हम देखते हैं कि PWD की विकास भी या स्थापना भी इसी के समय पर की गई थी। इसने नागरिक सेवा में भर्ती हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया गया था। लॉर्ड डलहौजी के लिए श्रेय दिया जाता है, उसने भारतीय क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया। जो भी ICS वगैरह की जो परीक्षाएं होती थी, जिनमें वह उत्तीर्ण कर भारतीय भी इनमें जो कि उत्तीर्ण करने लगे थे और भारतीय सिविल सर्विस में जाने लगे थे। लेकिन इनके जो एग्ज़ाम होते थे वह ब्रिटेन में हुआ करते थे। भारत में एग्ज़ाम कराने का श्रेय, जो कि पहली बार इन्होंने एग्ज़ाम कराए, उनका श्रेय लॉर्ड डलहौजी के लिए जाता है। इनके समय सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। जब हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भारत में ही होने लगा था, अतः उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं चलाने के लिए लोक सेवा विभाग की स्थापना इन्हीं के समय पर की गई थी। शिमला को सर्वप्रथम अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। हम देखते हैं कि जो भी ब्रिटेन से, यूरोप से जो भी लोग आते थे, जो कि यहाँ पर यात्री आते थे, शिमला एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो भी उनके यूरोप का क्षेत्र है उससे संबंधित पर्यावरणीय दशाएं उसी के समान होती हैं। अतः यह यहाँ पर रहकर जो कंफर्टेबल लाइफ जीने का प्रयास करते थे। तो इसी प्रकार इन्होंने अपनी जो भी ठीक से जो व्यवस्थाएं चलाने के लिए या सहज रूप से यह रह सकें, इसके लिए शिमला के लिए अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत वुड डिस्पैच नीति को लागू किया। वुड डिस्पैच नीति के बारे में हम अपने के व्याख्यान में आने वाले व्याख्यानों में समझेंगे। केवल आप देख लेते हैं कि डलहौजी के द्वारा शिक्षा संबंधी सुधार किए गए थे। शिक्षा संबंधी सुधारों के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आप डलहौजी के लिए क्वेश्चन पर टिक कर सकते हैं। इसी के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया।
इस एक्ट को पास कराने में सर्वप्रथम योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा दिया गया था। हम देखते हैं कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, विधवा पुनर्विवाह के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा बहुत ही प्रयास किए गए थे। जनमानस को समझाने का प्रयास किया गया था कि जो भी स्त्रियां होती हैं विवाह के बाद उनका जीवन समाप्त नहीं होता, उनकी बहुत ही दयनीय व्यवस्थाएं चलती थीं और इस व्यवस्थाओं को देखते हुए यह आहत होते थे और समाज सुधार की यह भावना की बात कर रहे थे। अतः जो लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर यह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कराते हैं और इसके लिए इनका बहुत ही योगदान होता है। साथ ही हम इस प्रकार की बातें भी समझ सकते हैं कि जो 1856 ईस्वी का समय था, यह वह समय था जब जनमानस में आक्रोश की भावना पैदा हो रही थी और इसके लिए 1857 की ईस्वी में चर्बी लगे कारतूस एक बहाना बनाया गया और इसके द्वारा जो बैकग्राउंड में जो भी समस्याएं चली जा रही थी, सभी समस्याओं का एक रूप इकट्ठा हुआ और जनमानस ने जो इनके प्रति अंग्रेजों के प्रति विरोध जताया और जो कि व्यापक रूप से पूरे देश में देखा गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह भी इसका एक जो भी यहाँ पर विरोध हुए उसकी एक सीढ़ी रही होगी, क्योंकि वर्षों से चली आ रही किसी भी प्रथा का अंत किए जाने पर सामाजिक भावनाओं में बदलाव होते हैं और विरोधाभास की भावना पैदा होती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत का वायसराय भी था और हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति होती है, इस समय जो ब्रिटेन की महारानी होती है, इनके हाथ में अपनी सत्ता ले ली जाती है और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है। ब्रिटिश शासन में जो उपनिवेश के समय कंपनियों के गवर्नर हुआ करते थे, कंपनियों का जो लास्ट गवर्नर था वह कैनिंग हुआ करता था एवं जब ब्रिटेन के द्वारा आधिपत्य अपने हाथ में लिया गया तो इसका केवल नाम चेंज कर दिया। जो गवर्नर जनरल का पद था वह वायसराय का पद बना दिया गया और उसी व्यक्ति के लिए यानी लॉर्ड कैनिंग के लिए गवर्नर जनरल के पद से हटाकर वायसराय का पद दे दिया गया। इसी के समय इंडियन हाई कोर्ट पास हुआ। इसी के समय जो इंडियन हाई कोर्ट बिल है, जो भारतीय प्रांतों में हाई कोर्ट की स्थापना करने के लिए बिल पास किया गया। इसके अंतर्गत बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता जो कि प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उनमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। 1857 ईस्वी का समय होता है जब जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा अपने हाथ में जो उपनिवेश की जो सत्ता थी वह ले ली जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्ञी घोषित करने का जो समय रहा वह 1857 के बाद का रहा और इस समय पर लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जब 1857 में जो कि जनमानस के आक्रोश को दबाने में लगे हुए थे, वह एक प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलाना चाहते थे कि जो एक बड़े स्तर पर विरोध निकल कर आए, उस विरोध को किस प्रकार समाप्त किया जाए, उसको समाप्त करने के लिए यह प्रयास कर रहे थे। इसी के चलते जो हड़प नीति से जो ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा जो कि देसी रियासतें थी या जो भारतीय रियासतें थी उनको अपने क्षेत्र में मिलाया जाता था, उनने कहा कि इस नीति का अब समाप्त कर दिया जाए, इस नीति को अब समाप्त कर दिया जाए। यानी किसी भी प्रकार से जो भी इनके वंशज होते हैं या कोई परिवार के सदस्य होते हैं उनके द्वारा यह जो राजाओं के पद होते थे वह दे दिए जाए और हड़प नीति के लिए इन्होंने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी था उसको समाप्त कर दिया और हड़प नीति का भी इन्होंने अंत किया। आगे देखते हैं। इसके समय पर 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो भी एक्ट लाए गए उन्हें भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार भारत में कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में शासन करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सम्राट को सौंप दी गई। हम देखते हैं कि 1858 ईस्वी में जो कि यहाँ का साम्राज्य समाप्त हो जाता है और जो साम्राज्य की जिम्मेदारी होती है वह ब्रिटेन के सीधे हाथों में, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली जाती है और भारत में अब जो भी एक्ट, जो भी सुधार लाए जाते हैं वह भारत शासन अधिनियम के नाम से लाए जाते हैं। लॉर्ड लॉरेंस के बारे में देखते हैं।
इसी के समय प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। हम देखते हैं कि जो भी लॉर्ड लॉरेंस का समय होता है, इसी के समय में भारतीय जो होते हैं भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा ICS की यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इसी के समय भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा को शुरू किया गया। समुद्री टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड लॉरेंस के समय पर संपन्न हुई थी या प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मायो के बारे में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट, 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। जो 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई वह लॉर्ड मायो के समय पर प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड लेटन के बारे में हम देखते हैं कि इसी के समय 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर एक्ट पास हुआ। यह भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए, जो कि यह एक आक्रामक इनका जो कार्य था, इसके द्वारा अपनी व्यवस्थाओं के लिए यह जो भारतीय व्यवस्था होती थी इसमें इनकी आलोचना, जो भी सरकार के द्वारा जो भी ऐसे कार्य किए जाते थे जो कि अवैध होते थे, उनको अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में छपने लगे थे। अतः 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पास किया जाता है, जो स्थानीय भाषीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता है। और हम देखते हैं कि जो विभिन्न स्थानों पर 1878 के समय पर जो भारत के स्थानों पर अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे थे, जिनसे कि जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी सामान्य जनमानस तक उस जानकारी को पहुंचाया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट को पास किया गया। इसी के समय 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम पास हुआ, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैरकानूनी था। हम देख सकते हैं कि 1878 ईस्वी का समय होता है, भारत में हथियारों की कोई भी कमी नहीं थी। राजाओं के पास जो हथियार हुआ करते थे उनका प्रयोग किसी न किसी तरीके से एवं अवैध तरीके से भी हथियारों का प्रसार भारत में होता था। तो हम देख सकते हैं कि 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के हथियारों पर बैन लगा दिया गया। यानी जो भी इस प्रकार के हथियार को लाया जाता था या किसी के पास यह मौजूद हुआ करते थे, उनके लिए इस एक्ट के तहत सजा सुनाई जाती थी या पकड़ लिया जाता था। इसी के समय सिविल सर्विस में उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई। चूँकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिविल सर्विस में उम्मीदवारों की जो आयु थी उसको घटाकर 21 से 19 कर दिया गया। यह प्रयास लॉर्ड लिटन के समय पर किए गए। आइए बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन को आप अच्छे कार्यों के लिए देख सकते हैं, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए गए, जो कि हम देख सकते हैं कि 1880 में वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। वर्नाक्युलर एक्ट जो कि इनके पहले लाया गया था। वर्नाक्युलर एक्ट के माध्यम से भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। 1880 का समय होता है जब लॉर्ड लिटन भारत आते हैं, तो 1880 में यह एक्ट को समाप्त कर देते हैं। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी, जो कि इसके पहले जो जनगणना का कार्य था मायो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मायो के द्वारा जो जनगणना की गई थी उसके लिए एक सुनिश्चित अवधि नहीं थी। एवं जब हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन आते हैं तो 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना 1881 के बाद नियमित रूप से जनगणना कराने का कार्य यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसी के आधार पर प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात नियमित जनगणना होती थी। आगे देखते हैं। इसी के समय 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम पास हुआ। पहले जो भारतीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाई गई थी, आपने जो KGF मूवी देखी होगी, इस प्रकार का कार्य यहाँ पर रह रहे मजदूरों पर इम्पोज किया जाता था। उनको कई घंटों जो समय की अवधि का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया, कदम उठाए गए। इन्होंने इस व्यवस्था को कानूनी कर दिया। जो भी कारखाना अधिनियम था, इनमें कुछ बातें रखी गई थी। इन्हीं बातों के अनुसार जो फैक्ट्रियां थी उनको कार्य करना होता था। इसी के समय शिक्षा सुधार करने हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग आया। हंटर आयोग किसके समय में आया? वह आया लॉर्ड रिपन के समय में आया।
और जो इनको लाने वाला व्यक्ति था वह था विलियम हंटर की अध्यक्षता में यह लाया गया था, इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। आप याद रखने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि यदि बच्चे नहीं पढ़ते हो तो उनको बच्चों के लिए अगर कोई कठोर व्यक्ति होता है तो वह हंटर का प्रयोग करके उनको पढ़ाता है। तो इस प्रकार आप शिक्षा सुधार के लिए यानी उनको पढ़ाने के लिए हंटर आयोग के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। इसी के समय 1883 ईस्वी में एल्बर्ट विधेयक पास हुआ। इसके विरोध में अंग्रेजों ने एक विद्रोह किया जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हम देख सकते हैं कि इस जो एल्बर्ट बिल था, एल्बर्ट बिल में एक समस्या होती है जो कि इनके द्वारा पास किया गया। हम देखते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश लोग रहते थे, जो यूरोपीय लोग रहते थे, यूरोपीय लोगों के फैसले भारतीय जजों के हाथ में दे दिए गए। अतः जो ब्रिटेन यूरोप के जो जज हुआ करते थे और यहाँ के समकालीन जो अधिकारी होते थे इस बात का यह विरोध करते हैं और इसके तहत इनको यह श्वेत विद्रोह कहते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। इन्हीं के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। डफरिन से आप याद रख सकते हैं जो कि डफर यानी जो बेवकूफ़ होता है, इसके द्वारा एक बेवकूफ़ी की गई जिसके माध्यम से जो भारत का उपनिवेश है इनके हाथों से चला गया। इनके द्वारा भारत में कांग्रेस की इनके समय पर ही भारत में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्य किए गए, इन्हीं कार्यों के द्वारा हम देखते हैं कि 1947 में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रत्येक यह जो यहाँ से प्रारंभ एक छोटी सी संस्था जो कि एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, उस संस्था ने एक ऐसा रूप ले लिया कि एक बहुत बड़ा जनमानस इसके साथ जुड़ गया। लॉर्ड डफरिन के बारे में हम देखते हैं। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी हुआ करते थे। अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया? व्योमेश चंद्र बैनर्जी के लिए। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एलन ऑक्टोबियम ह्यूम कहते हैं। इनको एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है जो कि इनके निर्माता भी माने जाते हैं, जो कि कांग्रेस हुआ करती थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बैनर्जी हुआ करते थे। लैंसडाउन के हम समय देखते हैं कि 1897 ईस्वी का समय होता है जब भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा डूरंड का निर्धारण किया जाता है। हम देखते हैं कि जब 1897 ईस्वी का समय था, 97 ईस्वी में पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान था ही नहीं। हमारी भारत की जो सीमा थी वह सीधे अफगानिस्तान के साथ हुआ करती थी और अफगानिस्तान के साथ जो डूरंड लाइन का जो रेखा सीमा का निर्धारण किया गया वह लैंसडाउन के समय किया गया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया। कर्ज से याद रखते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्ज में होता है तो उसकी समस्याओं, व्यवस्थाओं, परिवार का विभाजन होने लगता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ और ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। 1902 लॉर्ड कर्जन का ही समय होता है। इस समय पर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। सर टॉमस की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी के समय पर की गई थी। इसी के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। इसी के समय रेलवे बोर्ड का भी गठन किया गया था। कर्जन के समय क्या क्या कार्य हुए उनको हम देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घटना थी वह भारतीयों को बहुत ही तोड़ने व आहत करने वाली भावना थी। इसके कारण जो भारतीयों के प्रति इसकी जो नीति थी वह बहुत ही आक्रामक हो गई थी और कई क्रांतिकारी इस समय पर निकल कर सामने आए और क्रांतिकारियों का दौर 1905 के समय के बाद ही प्रारंभ हुआ था।
1902 में हम देखते हैं कि इनके द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की जाती है और पुलिस आयोग की स्थापना कोई निश्चित व्यवस्थाएं चलाने के लिए नहीं की गई थी। भारतीयों को दबाने के लिए पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी और पुलिस व्यवस्था को और अधिक एवं सटीक बनाने के लिए यह व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीयों को पकड़ा जाए और विरोध करने वाले व्यक्तियों को ठिकाने पर लगाया जाए। सर टॉमस की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें भी अंग्रेजों को महत्व दिया जाता था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। चूँकि विक्टोरिया के नाम पर जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, उनके नाम पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। अतः यह भी अंग्रेजों के लिए किया गया कार्य था। इसी के समय पर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेलवे का कार्य भारत से कच्चा माल ले जाना एवं वहां से जो विदेशी जो पक्का माल है या जो व्यापार के लिए संबंधित कार्य है वह किए जा रहे थे। इससे भी इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए, इनसे भारतीय जनमानस की भावना इनके लिए आक्रोश के रूप में आती गई और हम देखते हैं कि इनसे क्रांतिकारियों का जन्म होता है और क्रांतिकारियों के अंदर आक्रोश की भावना इनके अंदर पैदा होती है। मदन लाल धीरंग भाई जो होते हैं, जो कि एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी होते हैं, लंदन जाकर लॉर्ड कर्जन को गोली मार देते हैं और इनको मानने वाले जो क्रांतिकारी होती हैं उनके लिए यह एक आदर्श साबित होते हैं। इसके उदाहरण हम आगे भी देखते हैं। जो सरदार भगत सिंह होते हैं, उनके द्वारा भी जो 1919 में हुआ जो हत्याकांड था, उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स के लिए गोली मारी जाती है और भी कई क्रांतिकारी हुए जिनके द्वारा सराहनीय कार्य किए गए। लॉर्ड मिंटो के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड मिंटो 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1606 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ कार्य था। इसी के समय 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। लॉर्ड मिंटो का समय था। इसी के समय पर ही 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन से कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल दोनों के बीच में विभाजन हो गया। लॉर्ड मिंटो के समय 1907 में 1907 से आप याद रख सकते हैं कि जहाँ साथ की बात होती है वहाँ साथ रहने की बात होती है, और यहाँ बात हुई साथ ना रहने की। एवं जो कांग्रेस थी उसमें दो दलों का विभाजन हुआ, गरम दल एवं नरम दल। गरम दल में हम अपने क्रांतिकारियों को देख सकते हैं, नरम दल में हम जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो कांग्रेस के, उनके लिए देख सकते हैं। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्रांतिकारी भावनाएं जो कि 1905 से लेकर 1930 से 40 का समय होता है, इसके द्वारा पनपती हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो अंतर विरोध चल रहे थे, इन्हीं विरोधों के चलते जो ब्रिटिश सरकार होती है और साथ ही नरम दल के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे, इनकी भी भावना का मिक्सर किया जाए तो इन्हीं भावना के द्वारा हम देखते हैं कि भारत को आज़ादी देने के लिए यह मजबूर हो गए थे। इसी के समय 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लाया जाता है। मिंटो जो कि यहाँ पर वायसराय होते हैं और मार्ले जो इनके सचिव होते हैं, इनके द्वारा एक 1909 में सुधार लाया जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कम्युनल अवार्ड यानी धार्मिक रूप से पृथक निर्वाचन निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसी के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में पहले भारतीय SP सिन्हा के लिए नियुक्ति किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि इसमें भारतीय SP सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार अब केंद्र में जो PM होता है उसके जो मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें SP सिन्हा के लिए नियुक्त किया जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो भी कार्य हुए उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसके समय सन 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। यह दरबार ब्रिटेन से आए हुए अतिथि सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए किया गया था। 1911 का समय होता है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जो कि
जो कि जो समय होता है 1909 ईस्वी में, जब बंगाल के विभाजन से जो भी जनता आहत थी, इसी के दबाव को कम करने के लिए देखते हैं कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और अतिथि के रूप में जॉर्ज पंचम आते हैं, तो इनके सामने जनता इतनी आक्रोशित होती है कि किसी भी प्रकार की जो इनको उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो भारतीय जन सैलाब इनके जो दिल्ली दरबार लगाया गया था इसमें आएगा, और इसमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के लोगों की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होती है, और इनको पता चलता है कि किस प्रकार जनता इनके जो आ रहे हैं उनके द्वारा यह आहत हो चुकी है। हम देखते हैं कि इसी दरबार के अवसर पर 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जो जन गण मन इन्हीं के द्वारा गाया गया था, मतलब इन्हीं के स्वागत के अवसर पर गाया गया था। दरबार में यह घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। हम देखते हैं कि 1909 में जो भी यहाँ पर विभाजन किए जा रहे थे, जो नरम दल व गरम दल के विभाजन हो चुके थे, इनसे जो जनता आहत थी इसको पूरा करने के लिए इनके द्वारा कुछ घोषणाएं की जाती हैं। इन घोषणाओं में हम देखते हैं कि सबसे पहले यह भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए जनगण मन अपने यहाँ पर वो संगीत का मतलब जो भी होता है भारतीय भावनाओं को सम्मान देने के लिए यह जनगण मन करवाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली दरबार में यह घोषणा करते हैं कि जो कलकत्ता में राजधानी हुआ करती थी उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत ही प्रमुख कि भारत की जो राजधानी आज दिल्ली हुआ करती है वह कब बनाई गई थी, तो वह 27 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी एवं 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। इन्हीं के समय 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैश्विक स्तर का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में एक भारतीय को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। इसी के समय 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। लॉर्ड हार्डिंग का समय होता है जब भारतीयों के लिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और भारत से बहुत से सैनिक एवं लोग यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होते हैं। इसी के समय 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत लौटे थे। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार भारतीयों द्वारा इनकी बातों का सम्मान किया जाता था, इनके जो फॉलोवर थे उच्च कोटि से लेकर निम्न कोटि तक का व्यक्ति महात्मा गांधी से प्रेरित था और इनकी बातों को मानता था। अतः इनकी याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि इनके 1915 के इनके जो भारत आगमन होता है अफ्रीका से उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी के समय 1912 ईस्वी में कामागाटा मारू जहाज का प्रकरण हुआ था। 1912 ईस्वी में हम देखते हैं कि कामागाटा मारू नाम का एक जहाज होता है जिसमें कुछ हत्याकांड होता है। इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि जो कामागाटा मारू की जो घटना है, जहाज का नाम हुआ करता था, यह घटना 1912 में हुई थी। भारत ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। इन्हीं के समय 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसी के समय रॉलेट एक्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोगों को पकड़ा जाता था। इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन होती थी जिसमें विरोध करने वाले लोगों के लिए आसानी से पकड़ लिया जाता था। और इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला हत्याकांड इसी के जो रॉलेट एक्ट होता है इसी के विरोध में जो भी आंदोलन चल रहे थे 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पर जो आंदोलन चल रहे थे, इसी को जो पंजाबियों के जो 2 नेता होते हैं सैफुद्दीन किचलू एवं इनके साथी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें अमृतसर के निकट जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं। इन पर 1919 ईस्वी में जो हत्याकांड होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, वह जो घटना है वह चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। इसी समय पर 1919 ईस्वी में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए थे। इन्हीं के समय खिलाफत आंदोलन 1919 एवं असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन हम देखते हैं कि यह आंदोलन खलीफा के पद के लिए था
इसमें महात्मा गांधी द्वारा मुसलमानों का साथ दिया गया था एवं असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को जो ब्रिटिश साम्राज्य के कार्यों की अवमानना करना, यह कार्य भी 1920 में जेम्स वुड के समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के बारे में देख सकते हैं। इसके समय में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड की घटना लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। इसी के समय 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी और इस समय पर जो गवर्नर थे वह लॉर्ड रीडिंग हुआ करते थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड भी हुआ था। जो घटनाएं चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड जैसी घटनाएं इसी के लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि इस समय पर जो क्रांतिकारियों का दबदबा बना हुआ था। 23 से लेकर 25 तक का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्रांतिकारियों के हिसाब से। आगे देखते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में हम देखते हैं। इनके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या लॉर्ड इरविन के समय पर हुआ। 1828 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। भारतीयों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह अपने लिए एक संविधान की वो खाका तैयार करें। तो 1828 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और अपनी जो 14 सूत्रीय मांगें इनके सामने रख दी। यह देखते हैं कि जैसे तैसे करके नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। इसमें जो कि बाधा डालने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अपनी एक रिपोर्ट दी गई जिसमें इनकी 14 सूत्रीय मांगें थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंका गया। हम देखते हैं कि जो लाला लाजपत राय थे जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इनके साथ भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त होते हैं जो कि इनकी लाठियों के प्रहार से जब लाला लाजपत राय को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो इसका बदला लेने के लिए यह सॉन्डर्स होता है, जो अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स होता है, उसकी हत्या कर देते हैं। और इसी के बाद की एक घटना और होती है जिसमें यह जो भारतीय लोगों के प्रति ऐसी भावना को जो फैला हुआ था जो कि इनके लिए आतंकवादी प्रवृत्ति का इंसान समझते थे। क्रांतिकारियों को एक अलग तरीके से देखा जाता था। इस भावना को सुधारने के लिए जनमानस में इनकी जो भी बातें थी उनको रखने के लिए इनके द्वारा असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है जो कि क्रांतिकारियों के अवैध रूप से इनका पकड़े जाने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इनके द्वारा फेंका गया था। यह पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल के द्वारा इसमें लोगों को बिना किसी रीजन के पकड़ा जाता था और उनको कई लंबे समय तक जेलों में रखा जाता था। इस प्रकार लोगों को दबाया जा रहा था। इसके विरोध के चलते भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। इसमें हम एक बहुत ही बड़ी बात को देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक उपनिवेश जिसमें जो लगभग 26 देशों को अपना उपनिवेश बनाए हुए था, इसकी असेंबली में बम फेंकना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और हम देखते हैं कि भारत के वीर सपूत भगत सिंह के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके समय में जतिन दास द्वारा 64 दिन की भूख हड़ताल, जो कि हंगर स्ट्राइक, बहुत ही लंबे समय तक 64 दिन की भूख हड़ताल इन्हीं के समय पर की गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हम देखते हैं कि 1929 का समय होता है जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और यह 1930 के बाद प्रत्येक 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाने लगा था। इस अवसर पर सरोजिनी नायडू द्वारा जनगण मन तथा सारे जहां से अच्छा गीत गाया गया और इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा गया। इसी के समय जो कि लॉर्ड इरविन का समय होता है, इसके समय साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ।
हम देखते हैं कि जिस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और साइमन कमीशन का जिस प्रकार विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते जो कि यहाँ के जो लाला लाजपत राय बहुत ही प्रमुख नेता थे, उनकी उनकी लाठी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो आक्रोश को देखते हुए जो गोलमेज सम्मेलन भारत में ना होकर वह लंदन में करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का डर जो भारतीय क्रांतिकारियों एवं भारतीय लोगों के प्रति इनका था। इससे हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी के समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसी के समय 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौते के बाद ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और इसमें जो भी रिपोर्ट से संबंधित गतिविधियां थी, जो भी कार्य थे, इसके द्वारा इन पर बातें की गई थी। और हम आगे देखते हैं कंपनी एवं भारत के गवर्नर जनरल में देखते हैं हम लॉर्ड वेलिंगटन के समय क्या हुआ हम देखते हैं। इनके समय लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन को आप देख सकते हैं, यह एक प्रकार की गोल टेबल लगाई जाती थी और सारे जो भी अधिकारी थे जो कि चर्चा करने के लिए जाते थे वह इस प्रकार बैठा करते थे, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। इस समय पर लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक बार ही गांधी जी ने एक ही बार भाग लिया, वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसी समय पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही भारतीय लोगों के लिए पीड़ादायक साबित हुआ। इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पहले यूज किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी या छात्र हुआ करते थे। इसके समय महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों को लेकर पुणे की यरबदा जेल में समझौता हुआ। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एक बार हम देखते हैं कि कम्युनल अवार्ड के लिए, यानी जो भी दलितों के लिए एक सेपरेट चुनाव की बात की जाती है, इसमें जो महात्मा गांधी होते हैं वह भीमराव अंबेडकर के साथ पुणे की यरबदा जेल में एक समझौता करते हैं। उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की नीति सही नहीं है और इनके द्वारा जो समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यह लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। इसी के समय पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। 1935 का जो अधिनियम था वह अपने आप में एक संविधान था और जो 1947 में हमारा जो संविधान स्वीकार किया गया, 1950 में जो स्वीकार किया गया, इनकी बहुत सी बातें 1935 के संविधान से मिलती जुलती हैं। इसी के समय पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं कम्युनल अवार्ड, यानी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष जाति के लिए उनका नेता स्वयं के द्वारा चुना जाना, इस प्रकार की बातों को कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया, वह वेलिंगटन के समय में लाया गया था। आइए देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय पर क्या कार्य हुए। इसी के समय भारत में पहली बार चुनाव कराए गए। चुनाव कराए जाने का श्रेय इनको दिया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के लिए। कांग्रेस को बिना अनुमति के ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। हम देखते हैं कांग्रेस जो कि बहुत ही प्रमुख सरकार जो भारत में मौजूद थी, इसकी बिना अनुमति के ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। यह घटना लॉर्ड लिनलिथगो के समय पर हुई थी। इसके विरोध में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तारीख होती है 22 दिसंबर 1939 को, जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। हम देखते हैं कि एक और जो भारत में इस प्रकार की समस्याएं चल रही थी और इसी समय पर जो भारतीयों को बिना कांग्रेस की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाता है, तभी उसी समय पर जो भारत कांग्रेस के जितने भी कांग्रेसी होते हैं जो जिनकी अनुमति नहीं ली जाती है, उनके द्वारा अपने सदस्य पद से मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दिया जाता है।
तारीख होती है 22 दिसंबर 1939 को, जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। यानी इन्होंने अपना एक अलग देश बनाने की मांग भी शुरू कर दी थी। इसी के समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। 1939 में इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इसी के समय 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ और इसी समय पर 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसे लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था। माना जाता है कि यह आज़ादी का प्रस्ताव था। इसमें यह बात कही गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए और जिसके माध्यम से यह भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की जो अधिकार है वह दे देंगे। हम देखते हैं कि इसे लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी के समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो भारतीयों के लिए सौंपे जाने की बात को लेकर क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसे गांधी जी ने दिवालिया हो रही बैंक का पोस्ट डिडक्टिव चेक कहा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो कि भारतीयों के लिए देने के लिए मांग पर जो भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल करने की बात की गई थी, तब यह जो महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है कि यह दिवालिया हो रही, यानी आप जो विनाशी की कगार पर जा रहे हो, ये दिवालिया हो रही बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। यानी यह जो ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाली है। यानी उनको यह विश्वास था कि जो विश्व युद्ध की जो नीतियाँ चल रही हैं, इसके द्वारा जो ब्रिटेन है या यूरोप है, इसका इस प्रकार विनाश होगा कि वह किसी भी देश को उपनिवेश बनाने के लायक ही नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यह भारत के उपनिवेश छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी समय पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। और इस प्रकार की नीति जब हम देखते हैं कि जब यूरोप पर या ब्रिटेन पर संकट छाया हुआ था, उसी समय पर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है और दुर्बल होकर इनके लिए भारत छोड़ने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं कि अंत में चलकर यह भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम विश्व इतिहास के अंतर्गत विश्व युद्ध प्रथम व द्वितीय को समझने का प्रयास करेंगे, उस समय पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ का नॉलेज होगा। और वैसे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से यह सही है और इतनी जानकारी पर्याप्त है। आइए आगे देखते हैं लॉर्ड बेवेल। इसके समय 1945 में शिमला समझौता हुआ। इसी समय आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने दिल्ली के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। हम देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज बनाई हुई थी, इनके सैनिकों के द्वारा दिल्ली में पकड़ लिया जाता है तथा लाल किले पर इनकर मुकदमा चलाया जाता है। इसी के समय 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके 3 सदस्य हुआ करते थे। जो कैबिनेट मिशन भारत में जो भारत की आज़ादी के लिए लाया गया था, उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर हुआ करते थे। और हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत में आज़ादी के समय पर गवर्नर रहे। इनके समय में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। हम देखते हैं कि जो इस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। इसके अनुसार भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हुआ करते थे। हम देखते हैं कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। वह भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी वो उनको छीन लिया गया, क्योंकि गवर्नर के द्वारा जो भी अत्याचार यहाँ पर किए गए थे, इस प्रकार के अत्याचार आगे ना हो,
इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल को शक्ति न प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदान की गई थी। 1947 में हम देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए एक आयोग गठित होता है, जिसके अध्यक्ष रेड क्लिफ होते हैं। इसी कारण जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो 27 में जो गवर्नर होते हैं, यानी इनके 27वें नंबर पर हम गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, वह होते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। यह भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल होते थे। हम देखते हैं कि जब भारतीयों के लिए गवर्नर जनरल पद सौंपा गया तो जो कि राजगोपालाचार्य थे, इनके लिए यह पद दिया जाता है और इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। इन्हीं के समय पर 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। इन्हीं के समय पर 26 नवंबर 1939 का समय होता है जब भारतीय संविधान को अडॉप्ट यानी स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है एवं इसका जो कुछ ही भाग इस समय पर स्वीकारा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। आशा करता हूँ कि यह छोटा सा प्रयास आपको समझ आ रहा होगा और आज इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लेक्चर है। इसको समझने के लिए आप बार बार इस लेक्चर को देख सकते हैं और इसके अलावा जो इसको पॉज करके आप छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए इस जो भी व्याख्यान है, इस व्याख्यान के नोट्स बनाइए और अगर हो सके तो इसको एक चार्ट के रूप में अपनी वॉल पर जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जानकारी आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं और मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह भारतीय इतिहास को एक समझने के लिए, विकसित समझ बनाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। और यदि आप इस जानकारी को ऐसे बच्चे जो आपके आसपास मौजूद हैं पहुंचाना चाहते हैं, जो कि पढ़ने में असक्षम हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास कीजिए और ऐसे बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाइए जो कि बड़े बड़े संस्थानों की फीसें भरने में और पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके लिए यह आप जो व्यवस्थाएं कराने का प्रयास कीजिए। इसी के लिए मेरे द्वारा यह मुहिम प्रारंभ की गई थी और मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से हम ऐसे बच्चों की सहायता कर सकें। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।